तो अब मैं हूं एक्साइटेड स्टेट में। तो अब एक्साइटेड स्टेट में आदमी क्या, हम लोग क्या करते हैं, फुल इधर भागते हैं उधर भागते हैं, ऐसा करते हैं। डिपेंड कि कौन कितना खाना खाता है और क्या कौन कितनी एनर्जी लेता है, ये देता है। हेलो एवरीवन यार, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एक एक चीज समझेंगे कि एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है और क्या ये शो करता है, वेयर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से पहले कुछ 2-3 टर्म्स हैं जो हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो चीजें आएंगी। सबसे पहला कि ये जो एमिशन और स्पेक्ट्रम है, ये आया है एटॉमिक स्पेक्ट्रा से। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, फर्स्ट थिंग। और दूसरी थिंग, स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है, ठीक है, एक एक चीज समझेंगे। स्पेक्ट्रो सी लगाना भूल गया मैं, ठीक है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, जब कभी भी, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर it either absorbs or emits radiation of different wavelength या frequency, या तो different wavelength की होगी या उसी को बोल देते हैं frequency। This collection of different frequency is called atomic spectra। अब ये क्या होता है सर, कुछ भी समझ नहीं। व्हेन एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन में भूल गया था क्या बोल रहा है। व्हेन एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, तो या तो वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, और डिफरेंट वेवलेंथ की। अभी इसी डिफरेंट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो रेडिएशन वो एमिट या एब्जॉर्ब करता है, उसे ही मिलकर हम क्या कह देते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सर बिल्कुल भी समझ नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात समझो कि जब एक दूसरी चीज से चालू करेंगे, मान लो मैं यहां एक पानी रखा है, मैंने इसको बॉईल किया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इसको एनर्जी दे रहा हूं, करेक्ट है। यानी कि मैं इसके जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स या फिर उसके एटम्स को क्या कर रहा हूं, एनर्जी दे रहा हूं। यानी कि वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच रहे हैं। मान लो मैं खाना खाया, मैं ऐसे सुस्त हूं, ठीक है, फिर मैं अचानक से खाना खाया और फिर मेरे में आ गई फुल एनर्जी, ठीक है। तो अब मैं हूं एक्साइटेड स्टेट में। तो अब एक्साइटेड स्टेट में आदमी क्या, हम लोग क्या करते हैं, फुल इधर भागते हैं उधर भागते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। वैसे ही जब ये एक्साइटेड स्टेट में, तो क्या करता है, ये क्या करता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है ऊपर आने की कोशिश करते हैं, और ये क्या होता है, बॉयल हो रहा होता है, और फिर धीरे धीरे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब भी कोई भी चीज, एटम, इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी चीज जब एक्साइटेड स्टेट में होती है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी देती है, ठीक है। और जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो फिर वो क्या करती है, एनर्जी लेती है। ये तो बात मेरे को समझ में आ गई सर। अब ये क्या मतलब, तो क्या होता है, जब मैं एटम को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाता हूं, या और हेंस इलेक्ट्रॉन को, एटम में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अभी तक हमने पढ़ लिया। जब इस इलेक्ट्रॉन को मैं एक्साइटेड स्टेट, कैसे सर, मान लो मैंने हीट कर दिया कोई एटम को, वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया, तो वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल, वाटर के मॉलिक्यूल्स एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में मूव करते हैं। सर ये एनर्जी लेवल क्या होता है आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज समझा लो। जैसे मान लो न्यूक्लियस है, उसके अराउंड एटम घूम रहा है, अभी ऐसे ही समझा रहा हूं, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, है ना। तो एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरे स्टेट, मान लो ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, बस एक जिस्ट दे रहा हूं। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, और ये दो तीन ऐसे रिंग्स बने होते हैं, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ गया, ऐसे ही, जस्ट एन एग्जांपल, इसको अभी कुछ मत लेना। तो वो एनर्जी, तो यहां पे जब वो एक स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में मूव करता है, तो या तो वो एनर्जी दे रहा होगा, या तो एनर्जी ले रहा होगा, या तो एनर्जी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, या तो एमिट करेगा। और वो डिफरेंट वेवलेंथ की रहेगी, जो किस पे डिपेंड करेगा, उसके एटम पे। कौन सा एटम है, मान लो सर मैं हाइड्रोजन का ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का ले रहा हूं, मैं कम खाना खाता हूं, जो पहलवान है वो ज्यादा खाना खाता है, तो उसके डिपेंड कि कौन कितना खाना खाता है और क्या कौन कितनी एनर्जी लेता है, ये देता है। वैसे ही डिफरेंट एटम को के पास डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट एब्जॉर्ब होती है, और उसी कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसी में से फिर दो आते हैं, एमिशन
और एब्जॉर्प्शन यहीं से डिराइव हो जाते हैं। ठीक, पहला पॉइंट समझ में आया। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका अभी आगे क्योंकि यूज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, समझ में आया ना बिल्कुल, कोई डाउट वाली बात? ठीक है सर। सर ये स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है? तो भैया ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो हेल्प करता है रेडिएशंस को सेपरेट करने में, एंड हेंस एग्जामिन करने में। कौन से रेडिएशन सर? तो अब हम डिफरेंट एटम के रेडिएशंस पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये एमिट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है सर, लेकिन वो रेडिएशन दिखेगा कहां, कैसे? तो उसके लिए क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है, अ डिवाइस व्हिच हेल्प्स टू सेपरेट द रेडिएशंस एंड हेंस एग्जामिन द रेडिएशन इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोप। तो सर ये दोनों में क्या फर्क है, देखते हैं। तो इसमें होता क्या है, इस डिवाइस में क्या होता है, एक प्रिज्म होता है। प्रिज्म हमने पहले भी देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। क्या होता है इसमें, जब भी कोई लाइट पास होती है तो वो स्प्लिट हो जाती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है, और उसकी वजह से हमको डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन दिखती है। ठीक है सर, तो इसमें प्रिज्म होता है और इसके आगे एक टेलीस्कोप लगा होता है, जिससे क्या करते हैं, हम इस रेडिएशन को एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, जब इसके आगे एक टेलीस्कोप लगा होगा तो इसको बोल देंगे स्पेक्ट्रोस्कोप, और जब इसी के आगे टेलीस्कोप को हटा दें और एक ऐसे फोटोग्राफिक प्लेट लगा दें। सर ये क्या होती है, फोटोग्राफिक प्लेट? क्या होती है सर? फोटोग्राफिक प्लेट समझ लो एक नेगेटिव की तरह। नेगेटिव सर, जो पुराने कैमरा आते थे उसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट की शीट होती थी, अगर आपको याद होगा, नहीं है तो एक बार जाके चेक कर लेना या पेरेंट्स से पूछना। तो एक फोटोग्राफिक प्लेट होती थी ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें रेडिएशन छप जाते हैं। छपते क्यों हैं सर? ताकि रिकॉर्ड हो जाए और हम आगे समझ सकें, उसको एग्जामिन कर सकें। ठीक है, तो जब फोटोग्राफिक प्लेट लग जाएगी तो इसी डिवाइस को बोल देंगे स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट वाली बात? इसमें क्या होगा, रेडिएशन छप जाएगा, इसमें टेलीस्कोप। तो जब भी टेलीस्कोप लगाओ, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोग्राफ। ऐसा डेफिनेशन पूछेगा? नहीं पूछेगा सर। क्यों बताए? क्योंकि अभी आगे आने वाला है। ठीक है, ये बेसिक चीजें समझ में आ गई। अब चलेंगे हम एमिशन स्पेक्ट्रम की तरफ। मजा आने वाला है यार, क्योंकि नई चीज, पूरा नया डायमेंशन सीखने को मिल रहा है। मतलब पढ़ाई का डायमेंशन नहीं, पढ़ाई का अलग एक एक्सपेक्ट सीखने को मिल रहा है, जो आज तक शायद, मतलब जब मैं था तो मुझे तो नहीं पता था। ठीक है, हो सकता है आप लोग आजकल ज़्यादा एजुकेटेड हो, हर तरफ से नॉलेज लेते हो तो आपको पता होगा, बट मुझे उस टाइम नहीं पता था। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा। पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर आगे देखेंगे। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रा क्या है? व्हेन अ रेडिएशन कमिंग फ्रॉम a source of light, ये सोर्स क्या हो सकता है सर? सन हो सकता है, या फिर कोई एटम को हीट कर दिया, कोई एलिमेंट को हीट करके एक्साइटेड स्टेट में ले आया, वहां से आ गई। When a radiation coming from a source of light is examined under a spectroscope, it is seen to emit some radiations, radiations of different wavelength. This is known as emission spectra. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जब भी कोई एक रेडिएशन, कोई सोर्स ऑफ लाइट, कौन सा सोर्स सर? हो सकता है सन हो सकता है सर, या कोई एलिमेंट को मैंने हीट कर दिया वो हो सकता है, या कोई गैस को हीट करके उसमें से लाइट पास कर रहा हूं वो हो सकता है। तो जब ऐसे चीज को एग्जामिन करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप में, तो देखा जाता है कि कुछ रेडिएशन एमिट हो रहे हैं। वहां एटॉमिक में बताया था एब्जॉर्ब या एमिट हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है। इसी जो डिफरेंट वेवलेंथ की चीजें एमिट हो रही है उसे हम क्या कह देंगे, एमिशन। नाम सीख ले रहे हैं, एमिट कर रहा है, एमिशन स्पेक्ट्रा। अब ये फर्दर दो टाइप का होता है सर। फर्स्ट होता है कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। सेकेंड वन इज आपके पास लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब यह होता क्या है, पढ़ते हैं पहले इसको, डेफिनेशन वगैरह बाद में देखें। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में क्या है, तो यहां पे तीन चीजें, स्लिट लिया मैंने, यहां पे लिया सर प्रिज्म, और यहां पे लिया स्पेक्ट्रोग्राफ। ये पूरा स्पेक्ट्रोग्राफ का डिवाइस है। क्या है सर, ये स्लिट है सर। स्लिट क्या होता है, तो मान लो यहां पे मेरे पास एक व्हाइट लाइट है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में व्हाइट लाइट है। स्लिट का काम, वो लाइट को नैरो डाउन करेगा, नैरो डाउन किया, और यहां प्रिज्म, ये स्पेक्ट्रोग्राफ है जिसमें क्या है, प्रिज्म है, और जिसमें हमें
लाइट्स दिखेंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेंड हुई लाइट और मुझे यहाँ पे 7 कलर्स लिखे वाइट, ये कोई भी सोर्स है व्हाइट लाइट का जिसको प्रिंस ने पास किया वो 7 कलर में बेंड हुआ। वो 7 कलर्स के आपने पढ़ा हुआ है VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है ना। तो यहां पे मुझे विबग्योर मिला जो क्या है एक कंटिन्यूअस फॉर्मेट में, मतलब यहां पे रेड है, यहां पे येलो, यहां ग्रीन और ये हल्के हल्के डार्क लाइन से एमिटेड है, बट लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूअस है क्योंकि ये कंटिन्यूअस हमें एक वेवलेंथ की सारी लाइट एक साथ मिल रही है, कहीं पे भी ज्यादा ब्रेक नहीं है। अगर आप देखे होगे व्हाइट लाइट को प्रिंस पास करना तो वो कंटिन्यूअस है, आप कभी ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि अच्छा ये अलग से रेड है पूरा एक बैंड। तो ये कंटिन्यूअस फॉर्मेट में कहीं पे भी ऐसा खाली स्पेस नहीं दिखेगा, इसलिए स्पेक्ट्रा को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। सर इंग्लिश में क्या हो जाएगी डेफिनेशन, तो सर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या है, when white light when light from any source, when a white light from any source such as sun or bulb or any heated substance is passed through a prism and hence through a spectrograph, 7 band of color is obtained in the spectrograph which are VIBGYO or VIBGYOR, which is in continuous format without any separation and overlapping each other, and hence it is known as emission continuous emission spectra. First point. Second point क्या हो जाएगा, the light, the radiation or the light with or the color with the high wavelength या with the longest wavelength bends lowest. तो मतलब रेड का जो है वेवलेंथ ज्यादा होता है इसलिए वो कम बेंड हुआ यहां पे, और वॉयलेट का वेवलेंथ कम होता है इसलिए वो ज्यादा बेंड हुआ। समझ में आया, तो इसलिए हमें ये सेपरेट हो जाती है क्योंकि वेवलेंथ सबकी डिफरेंट है और उसकी वजह से वो अलग अलग सेपरेट हो जाता है। कोई भी डाउट वाली बात है क्या यहाँ पे, समझ में आया कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, एकदम सिंपल सी बात है यार, कोई ऐसा ये नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है या इसमें एटम का क्या रोल है कि एटम ये क्यों शो करता है, ये हम बोहर मॉडल में या जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब बात करेंगे लाइन स्पेक्ट्रा की। लाइन स्पेक्ट्रा को भी मैं यहीं ड्रॉ कर लेता हूं, इसको मिटा देता हूं। ये लाइन स्पेक्ट्रा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो लाइन स्पेक्ट्रा में भी अगेन यहाँ पे अपन एक स्लिट लेंगे, यहाँ पे अपन एक प्रिज्म लेंगे और यहाँ पे लेंगे स्पेक्ट्रोग्राफ। प्रिज्म उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। मान लो अब यहाँ पे क्या है, कोई मैं एक एलिमेंट लूंगा, सर कौन सा एलिमेंट लेते हैं, तो चलो अपन एक NaCl का सॉल्ट लेते हैं, यहाँ पे NaCl का सॉल्ट जिसको अपन बर्न कर रहे हैं, ठीक है, या ये जो फ्लेम है वो NaCl की है। तो यहाँ से जब वो लाइट पास हो रही थी वो फिर बेंड हुई और यहाँ पे देखा गया, जब यहाँ पे इसको देखा गया तो यहाँ पे ऐसे बैंड ऑफ कलर मिल रहे हैं, बस एक ऐसे बैंड ऑफ कलर मिल रहे हैं, लाइंस या बैंड लाइंस ऑफ कलर मिल रहे हैं। क्या हुआ सर, बिल्कुल समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या हुआ, लाइन स्पेक्ट्रा में जब कोई एलिमेंट, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट या सॉल्ट को जब हम उसकी लाइट को पास करें, कैसे सर, उसको बर्न करके, जैसे कोई NaCl ले लिया या पोटेशियम का सॉल्ट ले लिया, और जब उसको स्पेक्ट्रोग्राफ में देखा गया तो देखा कुछ ऐसे लाइंस मिल रहे हैं और वो हर सॉल्ट के साथ डिफरेंट कलर दे रहा है। जैसे यहाँ पे NaCl के साथ इसने दिया येलो कलर, जब पोटेशियम लिया गया तो वॉयलेट दिया, तो ऐसे डिफरेंट सॉल्ट के साथ ये डिफरेंट कलर दे रहा है और वो क्योंकि ऐसे लाइन में और सेपरेटेड है इसलिए इसको क्या बोला गया, लाइन स्पेक्ट्रा। सर दो चीजें एक और बार समझाओ इंग्लिश में, डेफिनेशन बताओ और एक बार और समझाओ, ठीक है सर। डेफिनेशन देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रा की, व्हेनेवर light is passed from any source such as different salts or different element which is in excited state, by heating it we see in a spectrograph a band a line appear on the spectrograph which is whose color is different with different salt chosen। जो भी हम salt choose करें उसके हिसाब से different color हमें मिल रहा है, और because these are lines therefore it is known as what, line spectra। क्योंकि lines हमें मिल रही है तो इसे हम क्या कह दे रहे हैं, line spectra, ठीक है। और कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस नहीं मतलब बीच बीच में लाइंस और गैप्स हैं, इसलिए इसको हम बोले लाइन स्पेक्ट्रा। यहां तक समझ में आया क्या, कोई भी डाउट वाली बात हो रही है क्या? यहाँ पे तुम NaCl ले लो, H2 गैस ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अब H2 गैस के साथ यहाँ पे क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस ली जाती है तो अलग ऐसे बैंड्स मिलते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आया एमिशन स्पेक्ट्रा, तो यहाँ पे अपना एमिशन स्पेक्ट्रा खत्म होता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। समझ में आया क्या? कोई भी डाउट वाली बात आ रही है तो नीचे कमेंट करेंगे। मैं ट्राई करता हूं कि एक एक चीज अच्छे से समझा सकूं, फिर भी कोई बचा हुआ रह जाएगा तो बता दीजिएगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लाइन से मतलब उससे क्लियर है, दिख रहा है हेडिंग से ही कि भैया जो एब्जॉर्ब करता है वो। अब होता क्या है, व्हेन अ व्हाइट लाइट, पहले तो इसका देखते हैं एपरेटस कैसा है या कैसा दिख रहा है।
यहाँ पे प्रिज्म अगेन, और यहाँ पे स्पेक्ट्रोग्राफ, और यहाँ पे कैसा दिख रहा है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां से हमने व्हाइट लाइट पास की, ठीक है। ये क्या थी सर? व्हाइट लाइट, जो हमने एमिशन स्पेक्ट्रा में स्टार्टिंग में पास की थी, व्हाइट लाइट। अब इसको कोई गैस, जैसे मान लो कोई गैस ले लिया या कोई एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे NaCl, ठीक है, एक सॉल्ट ले लिया NaCl, और इससे पास की गई। जैसे ही पास की गई और ये प्रिज्म से पास हुआ तो अगेन मुझे बैंड मिला 7 कलर्स का। बट अब एक डिफरेंस हो गया, क्या सर? अब यहां पे क्या डिफरेंस हुआ और ये क्यों हुआ ये समझते हैं। व्हाइट लाइट को पास किया गया NaCl सॉल्ट से, वहां पे जब लाइन स्पेक्ट्रा था तो वहां पे इसने कौन सा कलर के लाइन शो किए थे? येलो, यानी कि वो एमिट हो रही थी, जो येलो कलर की एमिट हो रही थी। अब क्या हुआ, जब व्हाइट लाइट यहां से पास हुई तो इसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। उस टाइम वो एक्साइटेड स्टेट में थी, यहां पे नॉर्मली हमने पास किया, कोई भी गैस ले सकते हो, कुछ भी, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, तो वो उसने एब्जॉर्ब किया और जो बची कुछ है उसने वो शो किया। जब उसने शो किया तो देखा गया VIBGOR तो शो हो रहा है, बट जो येलो कलर शो होना था वो वहां पे एब्जॉर्ब हो गया और उसकी जगह क्या शो हो रही है? यहाँ पे लाइंस शो हो गई हैं। समझ में आ रहा है? पहले क्या होता था, पूरे कलर्स होते थे बिकॉज कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, बट यहां पे क्या हुआ, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो गई और वहां पे कलर की जगह मुझे लाइंस दिखी येलो, जैसे वहां एमिट हो रही थी येलो लाइंस, वो यहां पे एब्जॉर्ब होकर मुझे येलो लाइन दिखी। तो ये है हमारा absorption spectra. Whenever a white light is passed through a gas or a salt, it is observed that a band of 7 color is obtained, but in the between the band of colors some lines are obtained of that color which that particular element or that particular salt has already absorbed. तो यहाँ पे इसे बोलते हैं हम absorption spectra. समझ में आया कि emission spectra क्या होता है? emission के अंदर लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, 3 चीज हमने यहाँ पे पढ़ी, ठीक है। अब इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या हुआ, जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोल लो, उसमें एब्जॉर्प्शन या एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ H2 गैस, ठीक है। अब यहां क्या हुआ, हमने एक एपरेटस लिया, यानी कि H2 गैस ली, यहाँ पे ये आपका वही ट्यूब ले ली, यहाँ पे वही वायर लगा दी, इसमें से वाइट लाइट पास की या इसमें से लाइट पास की, वही अगेन प्रिज्म से पास की और स्पेक्ट्रोस्कोप में देखा गया, यहाँ पे बैंड ऑफ कलर्स मिले, मतलब बैंड ऑफ लाइट्स मिली, अलग अलग बैंड ऑफ लाइट्स मिली। अब इसी बैंड को जब हमने देखा गया तो इसको अलग अलग इस सीरीज, ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के हाइड्रोजन की डिफरेंट लाइंस मिली, अलग अलग वेवलेंथ्स की थी, तो इसे बोला गया, इस सीरीज को अलग अलग नाम दिया गया। फर्स्ट लायमन सीरीज हो गया एक का नाम, बैल्मर सीरीज, पैस्चन सीरीज, ब्रैकेट और लास्ट में पीफुट। क्या हुआ सर? बिल्कुल समझ लिया। तो क्या हुआ, जब स्पेक्ट्रोग्राफ में देखा गया, यहाँ पे कुछ ऐसे बैंड्स ऑफ लाइंस मिले, फिर यहाँ पे एक अलग वेवलेंथ की बैंड ऑफ लाइंस मिली, यहाँ पे अलग बैंड वेवलेंथ की लाइन मिली, यहाँ पे अलग मिली और यहाँ पे अलग मिली, और क्योंकि डिफरेंट की थी तो इसको क्लासीफाई कर दिया गया एक सीरीज में, जिसका नाम है लायमन सीरीज, बैल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफुट सीरीज, ठीक है। तो ये थी एब्जॉर्प्शन की, हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन की एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना, ये एपरेटस समझ में आ गया होगा, ये ऐसा क्यों आया ये हम बोहर मॉडल में जो आगे पढ़ेंगे उसके आगे पढ़ेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन एक आपको चीज समझा देता हूं, होता ये है इस सीरीज में, यहां पे कोई एक एनर्जी स्टेट है N1, ये N2, ये N3, N4, N5, N6, N7 करके, ठीक है। जब ये इस स्टेट में से यहां पे मूव करती है, यहां मूव करी, यहां एक एनर्जी एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरे एक्साइटेड स्टेट में मूव करती है, या ऐसे ऐसे और ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये जब N1
तक आती है, ऊपर से लेके N1 तक आती है, 2 तक, 3, 4, इस सीरीज को मैं बोल देता हूं लाइमन। जब ये N2 तक आती है इसे मैं बोल देता हूं बैलमर, 3 तक आती है तो पैस्चन, 4 तक आती है तो ब्रैकेट, P4 तक आती है तो 5 तक आती है तो P4। तो सर ये क्या एनर्जी स्टेट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मैं मान रहा हूं नहीं आ रहा होगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे कि N1 N2 N3 क्या है, बट अभी के लिए बस ऐसा समझ लो, ऐसा हल्का सा रट लो, मैं नहीं बोल रहा अभी के लिए, बस नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल समझेंगे कि यहाँ पे क्या है, अलग अलग जो बैंड्स मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं, ये बिल्कुल दोबारा पढ़ेंगे, ये बस ऐसे ही समझाने के लिए। तो उसमें वो क्या एक डिफरेंट सीरीज जो उसका नाम दे दिया लाइमन, बैलमर, पैस्चन, ब्रैकेट, P4। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब क्या हुआ, यहां पे इस सीरीज की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालने के लिए रिडबर्ग जी ने एक फॉर्मूला दिया। रिडबर्ग जी ने फॉर्मूला क्या दिया, वेव नंबर इक्वल टू R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। यहां पे N1 क्या है, N2 क्या है सर, बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है सर, सबसे पहले ये क्या है, वेव नंबर, ऑब्वियसली आपको पता ही है, न्यू बार क्या होता है, वेव नंबर होता है। R यहां पे क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या है 107,677, या फिर इसी को मैं बोल देता हूं सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और N1 क्या हो जाएगा, लाइमन के लिए N1 होगा 1, बैलमर के लिए N1 होगा 2, पैस्चन के लिए N1 होगा 3, ब्रैकेट के लिए N1 होगा 4, P4 के लिए N1 होगा 5। सर N2 क्या होगा, N2 हो सकता है 2, 3, 4, 5, इसके लिए N2 हो सकता है 3, 4, 5, 6, इसके लिए N2 हो सकता है 4, 5। मतलब N1 लाइमन के लिए 1, बैलमर के लिए 2, पैशन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और P4 के लिए 5, और उसके जस्ट 1 नंबर के ऐड कर दोगे तो वो सारे N2 हो सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से मूव किया, वो 3 से 1 में मूव किया, तो वेव नंबर निकालो। ठीक है, यहां तक समझ में आए। बट ये हाइड्रोजन गैस के लिए, बट अगर कोई और हाइड्रोजन जैसे गैस के लिए आपको निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है रिडबर्ग 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर, जहां पे Z क्या है, एटॉमिक नंबर। तो सर आपका इसमें क्यों नहीं आया, इसमें भी आया है सर Z स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पे 1। ये बात समझ में आई क्या, यहां तक कोई दिक्कत आई? ये फॉर्मूला है, मेन इंपॉर्टेंट है, अब इस पे 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन यहां पे थ्योरेटिकल कंसेप्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, कोई डाउट आ रहा है क्या, अभी भी कोई डाउट है क्या? एक एक चीज मैंने अलग अलग करके समझा दी है, कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट मारना है। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है वो करते हैं, ताकि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो चलो यार क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, बस कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, वो भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट आर दी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना है सर, पहले तो गिवन लिख लो, लैम्डा निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम N5 to 2, 5 स्टेट से 2 स्टेट पे जा रहा है, तो सर इसमें N1 और N2 किसको लेंगे? जिसमें जा रहा है वो आपका N1 हो जाएगा, जिससे जा रहा है वो N2 हो जाएगा। किसमें जा रहा है, 2 में, तो ये हो जाएगा N1, जिसमें जा रहा है वो हो जाएगा, जिससे जा रहा है 5 इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है सर, तो सिंपल है, फॉर्मूला क्या बताया था, वेव नंबर या इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट R अपॉन 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, आगे बात करेंगे, R की वैल्यू 109,677, 1/N1 क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। ठीक है सर, आगे बात करेंगे, 109,677, 1/4 माइनस 25 माइनस 4, तो ये कितना हट जाएगा, यही सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये आ जाता है 21/100। यही आएगा ना, इतना ही आता है यार मेरे को तो मैथ्स। 25 उधर गया, 4 उधर गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 25 4 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करेंगे 109,677 को, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 109,67721, तो आ गया 776901, 7 2 14, 7 2 14, 6 2 12, 13, 9 2 18, 19, 2 1 2, 7 और 4 11, 12, 13, 3 2 230317, 230317 2, तो ये आ गया 23032.17 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, एक्सक्यूज मी,
सॉरी, तो ये आपका वेव नंबर। अब मुझे क्या निकालना है सर, मुझे तो निकालना है लैम्डा, वेव नंबर तो निकालना ही नहीं था, ठीक है। वेव नंबर कितना होता है 1 अपॉन लैम्डा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 203.217, ठीक है। अब इसकी एक वैल्यू निकालनी है, और अगर ये आ गया तो आपका C इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा होता है, लैम्डा पता है आपको, हाँ न्यू निकल जाएगा, तो न्यू हो जाएगा कितना, न्यू हो जाएगा C बाय लैम्डा। पहले तो ये निकालो, पहले तो ये निकाल लेते हैं कैसे, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लैम्डा की वैल्यू 1 अपॉन इंटू 2303.217 करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, क्यों लैम्डा 1 अपॉन है, तो जब करोगे तो ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये एकदम सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये मैं बता देता हूँ, दोनों ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 4 5 पॉइंट, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 0, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 9.6 इंटू 10 टू द पावर 8। ये आ गया आपका क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब निकालना है वेवलेंथ, 1 को डिवाइड करना है 23032.17, तो एक काम करो, पॉइंट को जंप कराओ, 1 2 3 4 5 पॉइंट जंप कराओ, और ऊपर लिख दो इंटू 10 टू द पावर -5, तो नीचे क्या बचेगा, अगर अप्रॉक्सीमेशन लोगे तो 0.23 बचेगा, करेक्ट है। अब करो डिवाइड, 1 डिवाइड बाय 0. थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन लिया करो आंसर के लिए, ठीक है। तो 0.23 बचा है डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे आया पॉइंट सर 0, अगर मैं बस 23 को डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, पॉइंट लगाया 0 नहीं होगा, फिर 0 लगाया 100 आया, तो कितना हो जाएगा 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 9, 92 हो गया, 8 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 80, तो 3 से जाएगा 4 3, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो 0.43, तो 0.043 इंटू 10 टू द पावर -5। समझ में आया क्या? Yes. ये वाला पॉइंट भी तो जाएगा, तो ये आएगा करीब 4.3, सॉरी ये वाला पॉइंट भी बचा हुआ है ना, तो वो जाएगा तो 4.3 समथिंग इंटू 10 टू द पावर -5। समझ में आया? आपका ये आ गया क्या, लैम्डा, सॉरी 1 अपॉन लैम्डा नहीं है, ये लैम्डा आएगा, ठीक है। समझ में आया? कोई भी डाउट? लैम्डा आ गया, वेवलेंथ आ गया, सब। अब क्या बोल रहा है, इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट लाई, तो ये वाला मैं बताना शायद भूल गया हूं, बता देता हूं यहाँ पे। तो क्या होता है, आपके पास जो सीरीज है लाइमन, बैल्मर, पैस्चन, ये आपकी बैल्मर सीरीज है। जब इसके वेवलेंथ को कंपेयर करोगे आप, वैसे भी निकाल सकते हो या ऐसे भी बता सकते हो, तो ये वेवलेंथ किस में राइज करती है, विजिबल रीजन में, ठीक है। वैसे ऐसे भी बता दो, पैस्चन, ब्रैकेट, पी फुड, ठीक है। जब ये रेंज को आप कंपेयर करोगे ना 6 9, अगर आपको याद होगा 300 से 700 विजिबल रेंज होती है। आपको जो इससे पहले लेक्चर में बताया था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें 300 से 700 वेवलेंथ थी, तो उसमें कहाँ लाई कर रहा है, 700 से छोटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विजिबल रेंज। वैसे इसमें भी एक चीज़ बताना भूल गया मैं, लाइमन में आपका ये अल्ट्रावायलेट रेज हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट में एग्जिस्ट करता है। बैल्मन क्या होता है, विजिबल में एग्जिस्ट करता है, और बाकी ये सारे इंफ्रारेड में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या? कोई भी डाउट यहाँ तक? एक चीज और बताना मैं भूल गया, वो मैं बता देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। ये पूछता है इसलिए बता देता हूँ, आपके स्कूल के एग्जाम में आ सकता है। वैसे तो आपको समझ में आ ही गए होंगे पॉइंट, लेकिन फिर भी मैं बता ही दूंगा एक बार। तो ये आपका क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रा का डिफरेंस और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का डिफरेंस, ठीक है। ठीक है, लिख लो डिफरेंस। द emission spectra is obtained, the emission spectra is obtained when white light is directly passed through prism and analyzed। जब
कोई वाइट लाइट को हम डायरेक्टली एनालाइज करते हैं, जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो एमिशन स्पेक्ट्रा, और एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, व्हेन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा is obtained when white light is first passed through some element or gas, and then analyzed. उसके बाद एनालाइज करता है और जो मिलता है वो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। एमिशन में क्या होता है, व्हाइट लाइट पास होती है, डायरेक्टली मिल जाता है, वेयर एज इसमें क्या होता है, पहले व्हाइट लाइट पास होती है और उसको पहले कोई एलिमेंट या गैस से पास किया जाता है, उसके बाद एनालाइज किया जाता है, तो वो आपका हो जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसमें जो लाइट्स मिलती हैं वी गेट कंटिन्यूस, वी मे गेट, ऐसा लिख देते हैं, in emission spectra we get a continuous, we may get a continuous or discontinuous spectrums या spectra या radiations। जब उसको हम एनालाइज करते हैं, या तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होगा तो उसमें मिलेगा, और लाइन स्पेक्ट्रा होगा तो डिसकंटिन्यूस मिलेगा। वेयर एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इट गेट डिसकंटिन्यूस, डायरेक्टली आपको पॉइंट बता रहा हूँ, डिसकंटिन्यूस रेडिएशंस या स्पेक्ट्रा, रेडिएशन नहीं स्पेक्ट्रा, डायरेक्ट जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो डिसकंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस फॉर्मेट में होता है, फॉर्मेट जो होता है उसका डिसकंटिन्यूस होता है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्पेक्ट्रा मिल रहा है या तो वो कंटिन्यूस होगा या तो लाइन स्पेक्ट्रा होगा, दोनों हो सकता है, बट यहाँ पे हमेशा ही डिसकंटिन्यूस, यहाँ पे कभी भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं मिलता। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट कलर स्पेसेस इज ऑब्जर्व्ड विथ सेपरेशन थ्रू डार्क लाइन्स, सेपरेशन थ्रू dark lines, where here यहाँ पे क्या मिलता है, dark lines are seen, dark lines are directly seen with spaces between them। तो यहां पे क्या हो रहा है सर, यहां पे क्या हो रहा है, डिफरेंट कलर का स्पेस, यानी कि VI BG और मिल रहा है और उसके बीच में डार्क से सेपरेशन मिल रहा है, वेयर यहां पे खुद ही डार्क लाइन मिल रही है और उसके बीच में स्पेसेस का सेपरेशन दिख रहा है। समझ में आया एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का डिफरेंस? कहीं पे भी कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो यार इस लेक्चर के लिए इतना ही, जिसमें हमने पढ़ा एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीजें हैं वो समझ में आई, जो रिडबर्ग का फॉर्मूला है वो समझ में आया। कहीं पे भी डाउट है, कहीं पे भी कोई दूसरे चैप्टर वगैरह में भी डाउट है या कोई दूसरे टॉपिक में, तो नीचे कमेंट करना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं बोहर एटॉमिक मॉडल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये सब क्यों हो रहा है, हाइड्रोजन का वो लाइमन बेलमर सीरीज है वो भी क्यों कैसे आ रहा है, वो बिल्कुल हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले, तो बिल्कुल देखना वो लेक्चर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।